वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में मॉडल सेट 5 लेके आया हूं मैथ का क्लास 10 के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। तो अशांत आवृत्ति के लिए जो फॉर्मूला होता है, इसके लिए अगर कोई भी संख्या है सो p/q के रूप में है और q का अगर फैक्टर देखा जाए नीचे में, तो q का फैक्टर जो होगा 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में रहेगा, तो वो शांत कहलाएगा। तो इसमें एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। तो जो ऑप्शन ए है वो 2 और 5 के फैक्टर में है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। और बी में भी देखते हैं तो ये भी ऐसा शांत हो जाएगा। डी का ऑप्शन देखते हैं, ये भी शांत हो जाएगा। लेकिन सी जो है वो 2 और 5 के अलावा 3 भी एक फैक्टर आता है, जिससे की वजह से ये अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, एक धनात्मक संख्या 2a+1 के रूप का है, तो यह निम्न में से क्या है। तो 2a+1 का रूप रहेगा तो ये विषम संख्या होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 × 11 + 13 + 13 का भाज्य संख्या होगा। यहाँ पे दरअसल इस क्वेश्चन में सो कुछ मिस है। तो ये क्वेश्चन अगर 7 × 11 × 13 + 13 रहेगा तो इससे ऐसा हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा अगर इन सारे को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं तो ये आता है 1001 + 13। ओके, और यहाँ से इसको करते हैं तो 1014 आता है। तो 1014 जो है वो क्या होगा कि इस संख्या का है सो भाज्य संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन है सो सी हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप होगा। तो किसी से पूर्णांक m के लिए जो विषम संख्या का रूप होता है वो होता है 2m+1 के रूप में होता है, इस रूप में, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, y = px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो एक अक्ष पर है सो जितने पॉइंट को कट करेगा उतने शून्यक हो जाएंगे। तो यहाँ पर है सो 2 पॉइंट को कट हो रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण में b का वैल्यू है सो 7 है, तो -7/a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से है सो इसका शून्यकों का योग -7 आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल -1 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसका जो द्विघात बहुपद होगा हम लोगों को पता है फॉर्मूला x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, ये होता है। तो अगर इस पर वैल्यू पुट करते हैं तो x² हो जाएगा और शून्यकों का जो योग है वो 1 है, तो यहाँ से x हो जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल जो है -1 है। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो x² - x - 1 हो जाएगा। ऑप्शन के साथ मैच करवाते हैं तो ऑप्शन इसका बी है, बी हो जाएगा, x² - x - 1। क्वेश्चन नंबर 8, अद्वितीय हल की स्थिति में आलेख की रेखाएं एक दूसरे के होते हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में क्या होती है कि जो आलेख की रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समीकरण युग्म 2x + 3y + 4 = 0 एंड 4x - 5y + 6 = 0 का हल है। ठीक है, इसका हल क्या होगा, इसको पहले सॉल्व करते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन पर बैठाते हैं, क्या कंडीशन आता है। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, इक्वल टू b1 का वैल्यू
3 और B2 का वैल्यू -5 हो जाएगा इक्वल टू C1 का वैल्यू 4 और C2 का वैल्यू 6। इसमें करते हैं तो ये 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर -3/5 यानी कि ये कंडीशन होगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस कंडीशन में जो है वो एक अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, रैखिक समीकरण युग्म के आलेख की रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का हल होगा। अगर रेखाएं समांतर है तो उसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक द्विघात समीकरण के बराबर मूल होते हैं तो जो बराबर मूल होते हैं वो किस में होता है कि b² - 4ac = 0 के रूप में रहेगा, तब मूल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन है सो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात समीकरण x² - x - 1 के मूलों की प्रकृति है। इसके मूल की प्रकृति निकालनी है। प्रकृति निकालने के लिए d का वैल्यू रखेंगे, d बराबर b² - 4ac। यहीं पे लिखा हुआ है d बराबर b² - 4ac का वैल्यू क्या होगा, तो पुट करते हैं। b का वैल्यू है सो -1 है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -1 है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 1 4 हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं तो 5 और इसका वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसका मूल जो है वास्तविक और भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 का विविक्तर होगा। यहाँ पर इसका विविक्तर बोला गया है तो इसमें भी d निकालते हैं, d बराबर b² - 4ac। तो इसमें d बराबर b² - 4ac निकाल कर बताइए कि d का वैल्यू क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, द्विघात समीकरण का आलेख होता है तो द्विघात समीकरण का आलेख जो होता है वो सरल रेखीय होता है, सरल रेखीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि का प्रथम पद AP और a बराबर -1 सर्वांतर d बराबर 1/2 तो दूसरा पद होगा। ओके, यहाँ पर AP दिया हुआ है, पहला पद a बराबर -1 और जो सर्वांतर d बराबर 1/2 है तो दूसरा पद बोला गया है A2 बराबर हो जाएगा a प्लस d हो जाएगा। a का वैल्यू -1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा, -1/2 आएगा। ओके, तो इसमें -1/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें बताना है कि कौन सा पद 78 होगा। तो an का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से a का वैल्यू 3 है, पहला पद 3 है, n का वैल्यू निकालना है तो n-1 और d का वैल्यू अगर 8 में से 3 को माइनस करते हैं तो 5 आता है और nवां पद पूछ रहा है यानी कि 78 कौन सा पद है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 78 - 3 हो जाएगा इक्वल टू n-1 इंटू 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से 78 में से 3 को माइनस करेंगे तो 75/5 होगा इक्वल टू n-1 हो जाएगा और 5 से और 75 कैंसिल होकर 15 बार में होगा और इस -1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो n बराबर जो है 16 हो जाएगा। 16वां पद है 178 होगा तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि 1 + 2 प्लस यहाँ पर 3 होगा प्लस ... प्लस 100 का योगफल है, 1 से 100 तक का योगफल होगा। तो ये प्राकृत संख्याओं का योगफल है तो इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए 100 इंटू 101 डिवाइड बाय 2 करेंगे और यहाँ से इसको करेंगे तो 50, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 50 × 101 करेंगे
तो ये वैल्यू आएगा 5050। ओके, तो 5050 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए देखने को मिल रहा है। 1 से 100 तक का योगफल ज्ञात करना है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हैं। तो भुजाओं की समान संख्या वाले जो बहुभुज समरूप होते हैं उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे तभी। क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। एक त्रिभुज यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है ABC, और इसमें से कह रहा है कि BE समांतर DE है, तो यहाँ से यहाँ ये DE है। वैल्यू जो दिया हुआ है AE बाय EC 3/4 दिया हुआ है, तो AD बाय DB क्या होगा? तो ये जो DE और BC समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से हमें होगा AD बाय DB बराबर AE बाय EC हो जाएगा, और AE बाय EC का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो इसका आंसर है सो यही हो जाएगा 3/4, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B है। ठीक है, यहाँ पर है सो अगर देखा जाए सबसे बड़ी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसको कर्ण मान लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो जब ये कंडीशन होगा तो कोण B का मान है सो 90 डिग्री आ जाएगा। तो AC स्क्वायर है सो AC का वैल्यू 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और AB है 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का वैल्यू 6 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में 144 आ जाएगा 12 का स्क्वायर, और 6√3 का स्क्वायर आ जाएगा तो 108 आएगा। 108 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 144 आ जाएगा। तो जिसकी वजह से एंगल B जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बिंदु 2, 3 एवं 4-3 की दूरी क्या है? ठीक है, तो यहाँ से दूरी सूत्र का है सो और फॉर्मूला लगाकर आप लोग बताइए कि इसकी दूरी क्या होगी, कमेंट करके है सो आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, मूल बिंदु से बिंदु 4-3 की दूरी क्या है? तो मूल बिंदु से अगर दूरी निकालनी है, कोई भी है सो डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है √x² प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ से x का वैल्यू है सो 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू -3 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर है √16 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से ऐसो इन दोनों को सॉल्व करेंगे 25, और फिर ऐसो 25 का √5, इसका हो जाएगा 5 इकाई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, tan थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान होगा। tan थीटा है सो √3 कब होगा? tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, तो इसका मान जो है 60 डिग्री हो जाएगा थीटा का वैल्यू। 24 में है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। इसको जब सॉल्व करते हैं तो cos को अगर sin में चेंज करते हैं तो यहाँ से sin 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री हो जाएगा, और फिर माइनस sin 42 डिग्री, और यहाँ पे sin 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो sin 42 डिग्री होगा, माइनस sin 42 डिग्री। sin 42 डिग्री में sin 42 डिग्री माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, sin A बराबर 3/5 हो तो tan A का मान होगा। तो sin A अगर कोई ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये एंगल A है, ये B है और ये C है, तो sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है BC हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 3, और कर्ण है सो कर्ण का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से AB का वैल्यू निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो AB बराबर जो होगा, AB बराबर √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25,
और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 25 में 9 माइनस करेंगे 16 इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पर ए बी बराबर 4 आ जाएगा। tan ए का वैल्यू पूछा है तो tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है, तो 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 है, सो ऑप्शन में ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, उन्नयन कोण अवनमन कोण हमेशा होता है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं कि बराबर होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जब कोई दृश्यक नीचे से ऊपर देखता है तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच का कोण कहलाता है। तो जब कोई भी दृश्यक क्या होता है कि नीचे से ऊपर देखता है, कोई भी है सो व्यक्ति यहाँ पर है खड़ा हो, और यहाँ से क्या होता है कि ऊपर की ओर देखता है, तो ऊपर वाले देखने वाले को दृष्टि रेखा कहते हैं और क्षैतिज रेखा ये हो गया। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उस कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, और कोई व्यक्ति अगर ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो वहां पर अवनमन कोण बनता है। क्वेश्चन नंबर 28, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर 29, वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा, एक वृत्त जैसे ये है, वृत्त की त्रिज्या ये त्रिज्या हो गई और स्पर्श रेखा ये हो गई, तो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो कोण 90 डिग्री का बनता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का होता है। कोई वृत्त है, इस वृत्त के हसो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदु हमारे पास ये ए और बी है, तो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण का होता है, तो संपूरक होता है। क्यों? क्योंकि है सो जो केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं के बीच जो कोण बनता है उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये संपूरक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होती है। तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की जो लंबाई होती है थीटा बाय 360 डिग्री 2 पाई आर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, डी व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप होता है। तो डी व्यास वाले जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो होता है, तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो हो जाएगा पाई आर प्लस डी होता है, और यहां से अगर देखेंगे तो पाई आर प्लस 2r इसको लिख सकते हैं। कोई भी ऑप्शन मैच करवा के देख रहे हैं, यह ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए में चेक करते हैं। तो यहाँ पर पाई और 1/2 डी, d/2 जो होता है वो इसका वैल्यू r होता है, तो यहाँ पर पाई आर प्लस डी हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम में ऑप्शन को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर एक ऐसे वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और इस वृत्त का जो वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है, इसका जो क्षेत्रफल है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कितना होगा। तो इसमें क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर में से, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। पाई का वैल्यू जो होता है 22/7, आर का वैल्यू दिया हुआ है 7 × 7
-14 हो जाएगा। यहाँ से ये 7 7 कैंसिल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 154। 154 में 14 को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो 140 आ जाएगा। तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन है। तो आर त्रिज्या वाले जो अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, एक घन के विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, घन के कोर की माप होगी। घन का विकर्ण दिया हुआ है इक्वल टू 15 दिया हुआ है, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए इक्वल टू 15। ए इक्वल टू हो जाएगा 15/√3, और इसको सॉल्व करेंगे, √3 15 को सॉल्व करेंगे तो 5√3 आ जाएगा। तो 5√3 इसका ऑप्शन है, सब बी हो जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया है तो गोले की त्रिज्या होगी। तो क्या हुआ कि जो मॉडल बनाने वाला है मिट्टी, उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, जो शंकु के आकार का है। तो बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया है, शंकु से गोले में बदला गया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आर स्क्वायर एच, आर का वैल्यू दिया हुआ है, शंकु का जो त्रिज्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 6 इंटू 6, और एच का वैल्यू दिया है 24, इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब हो जाएगा, 4 से ऐसा कैंसिल होकर ये 6 बार में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा अगर निकालते हैं तो ये 6 का क्यूब इक्वल टू आर क्यूब हो जाएगा। तो आर का वैल्यू है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 विषम संख्याएं जो होती है वो 1, 3, 5, 7 और 9 है। तो इसका माध्य निकालना है, तो इन सभी को जोड़ते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो इन सभी को जोड़ने के बाद जो योगफल आता है वो हमारे पास आता है 25/5 आएगा, और ये कैंसिल होकर 5, इसका माध्य है 105 आ जाएगा, ऑप्शन है सी 5। इसी का 37 में और है कि 130311 का बहुलक होगा। इसमें बहुलक कौन सा होगा, तो देखते हैं कि जो सबसे अधिक बार आया है 1 है, सो 2 बार आया है, और 3 3 बार आया है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी सबसे अधिक बारंबारता है। क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए तोरण से वर्ग अंतराल 60 से 80 का बारंबारता है। तोरण में से 60 से 80 की बारंबारता को दिखाना है, तो देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा है। इसमें 60 से 80 के बीच है, सो बारंबारता बतानी है। 60 से 80, यहाँ पर 60 से 80 है, तो 60 से 80 की बारंबारता देखते हैं तो ये इसका कितना आता है, 20 आता है, तो 20 हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। घटना ई के लिए जो सही है उसके बारे में लिखना है। तो वो जो प्रायिकता है, प्रायिकता का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, ये नहीं होगा। प्रायिकता का वैल्यू 1 से छोटा होता है, हाँ ये हो सकता है। प्रायिकता का वैल्यू 1 है, प्रायिकता का वैल्यू -1 है, -1 भी नहीं होगा, ठीक है। तो किसी घटना, कोई भी घटना घट रही है तो उसकी प्रायिकता का वैल्यू 1 से छोटा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता।
तो जब भी पासे को उछाला जाता है तो उसमें टोटल आउटकम्स 6 होंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अब उसमें से सम संख्या आने की प्रायिकता, तो 1 से 6 के बीच जो सम संख्या होती है वो 2 4 और 6 होती है। तो प्रायिकता का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? इतने सम संख्या टोटल कितने बार आया? 3 बार हो सकते हैं, तो 3/6 और यहाँ से कैंसिल 1/2, इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो ये सेट 5 के ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।